सिद्धार्थ, अमन, पंकज, पारस और राघव, ये कहानी इन 5 भाइयों की है। वो पांचों 5 साल बाद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटे थे। घर आते ही वो अपनी माँ रीमा को आवाज लगाते हैं। माँ आप कहाँ हो? देखो हम आ गए। देखो आपके 5 बेटे आ गए। 5 साल बाद अपने बेटे की पुकार सुनकर रीमा के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और रीमा भागते भागते हॉल में आती है और अपने 5 बेटों को अपने सामने खड़ा देखकर बोलती है, मेरे 5 पांडव आ गए। कैसे हो मेरे बच्चों? 5 साल से मेरी याद नहीं आई। तरस गई थी मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए। फिर पंकज बोलता है, माँ आपकी याद आई थी, तभी तो पढ़ाई खत्म होते ही आपके पास आ गए और अब हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तुम लोग चाहते भी तो भी मैं तुम लोगों को वापस नहीं जाने देती। लेकिन तुम लोगों का सामान कहाँ है? माँ वो सामान आपकी बहू के पास है। रुको मैं अभी बुलाता हूँ। सना, कनिका, सायरा, मायरा और हिमांशी, 5 अंदर आ जाओ। सिद्धार्थ के बुलाते ही 5 अंदर आती हैं। 5 बहू स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनी हुई थी और सीमा उन्हें ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। वो कहती है, ये 5 लड़कियाँ कौन हैं? क्या ये मेरी बहुएं हैं? हाँ माँ, ये हमें विदेश में मिली थी और ये आपकी 5 बहुएं हैं और ये 5 इंडियन हैं, पर हमेशा से विदेश में रही हैं। पहली नजर में ही हमें इनसे प्यार हो गया था, इसलिए शादी करके हम इन्हें घर ले आए। वाह बेटे वाह, वैसे तो माँ की बहुत याद आती थी तुम्हें, मगर अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में अपनी माँ को शामिल नहीं किया। मैं वहाँ आती नहीं क्या? फोन भी नहीं कर सकते थे? एक फोन करके तो बता ही सकते थे। पर माँ, परवर कुछ नहीं, तुमने इन लड़कियों के चक्कर में अपनी माँ को भुला दिया। और हाँ, इन लड़कियों से मेरा कोई भी मतलब नहीं है और ऊपर से ये छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली मेरी बहुएं हो ही नहीं सकती। तभी रीमा की एक बहू सना कहती है, मम्मी जी क्या आपको हमारे छोटे कपड़ों से दिक्कत है? अगर ऐसा है तो हम 5 छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन आप हमारे चक्कर में अपने बेटों से मुंह मत फेरो। और वहाँ से बिना शादी किए बिना आना इम्पॉसिबल था, इसलिए हम 5 ने आपके 5 बेटों से शादी कर ली और हम 5 आपके बेटे से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम 5 को अपना लूंगी, लेकिन मेरे घर में ये छोटे कपड़े नहीं चलेंगे। 1 मिनट माँ, आप इन लोगों को बदलने के लिए कह रही हैं? ये जैसी हैं आप उन्हें वैसे पसंद नहीं कर सकती। छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी तो ये आपकी बहुएं नहीं होंगी। अगर ऐसा है तो मैं अपनी बीवी को मना करता हूँ कि आपकी शर्त ना माने। मेरी पसंद नहीं बदलेगी। हाँ माँ, हम भाइयों में से किसी की बीवी अपने आप को नहीं बदलेगी। अपने बेटों की ये बात सुनकर रीमा गुस्से से कमरे में चली जाती है। फिर सभी बेटे अपनी बीवी को मना करते हुए बोलते हैं, माँ के लिए अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता है रीमा के बेटों के साथ उसकी बहुएं भी आई हैं। और फिर सुबह कुछ पड़ोसन रीमा के घर पर आती हैं और उनमें से माला नाम की एक पड़ोसन रीमा से कहती है, अरे रीमा बहन, हमने सुना है तुम्हारे 5 बेटे विदेश से आ गए हैं और साथ में तेरी बहुएं भी आई हैं। कहाँ है तेरी बहुएं? मुँह दिखाई नहीं करेगी क्या? काहे की मुँह दिखाई? रीमा के ऐसे बोलते ही उसकी 5 बहुएं छोटी मिनी स्कर्ट पहने हुए हाथों में चाय नाश्ते की प्लेट लेकर आती हैं और उन औरतों के सामने रख कर बोलती है, आप सभी को हमारा नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। तो यही है रीमा की 5 बहुएं। अच्छा हुआ रीमा बहन तुमने मुंह दिखाई की रस्म नहीं करवाई, क्योंकि मुंह दिखाई के अलावा नजर हर जगह जाती। मेरा मतलब हमारे मोहल्ले के लोग ऐसे ही हैं बहू। अगर उन लोगों की नजर खराब है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ ऐसे कपड़े पहनने पर कोई भी गंदी नजर से नहीं देखता और न ही कोई उल्टे कमेंट करता है। बहू, हर जगह की बात अलग होती है। आंटी जी, बात जगह की नहीं, बात शिक्षा की होती है। जब आपकी सोच ही ऐसी है, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के चेहरे छोड़कर लोगों की नजर सब जगह जाती है, तो फिर आपने अपने घर के मर्दों को भी यही सिखाया होगा। बस बहू, बहुत बोल लिया तूने। माला हमारी मेहमान है, उससे तमीज से बात करो। मम्मी जी, हमने तो आपके लिए सोचा था कि हम अपना पहनावा बदल लेंगे, लेकिन आज देख लिया आपकी संगत ही ऐसी है। हम खुद को बदलते भी तो भी आपको हमारे अंदर कमी नजर आती, इसलिए हम खुद को नहीं बदलना चाहेंगे और हम अपनी मर्जी से ही छोटे कपड़े पहनेंगी। तभी माला बोल पड़ती है,
इनके कपड़े नहीं, इनके संस्कार भी छोटे हैं रीमा। मैं तो चलती हूँ रीमा बहन, तुम ही संभालो अपनी इन छोटे छोटे कपड़े वाली बहुओं को। चलो बहनों। मोहल्ले की औरतों के सामने बहू के छोटे कपड़े देखकर और उनको इतनी जवान चलाते हुए देखकर रीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। रीमा की बहुओं को जहाँ पर भी जाना होता शॉर्ट कपड़े पहनकर जाती, जिसकी वजह से मोहल्ले के लड़के उस पर कमेंट मारते थे। फिर ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं अपने पति के साथ मूवी देखकर आ रही थीं, तो फिर मोहल्ले के लड़के उनके छोटे कपड़ों पर कमेंट करते हैं। ये देखकर सिद्धार्थ और उसके चारों भाई उन लड़कों की पिटाई कर देते हैं और फिर वहाँ पर माला आकर बोलती है, अरे सिद्धार्थ बेटा, कितनों को पीटोगे, कितनों को मार मार कर उनका मुंह बंद करोगे। दूसरों को चुप करवाने से अच्छा अपनी पत्नी को क्यों नहीं बोलते हो, छोटे छोटे कपड़े पहनना बंद कर दे। अरे यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर खुद को विदेशी क्यों दिखाती हैं ये लोग। क्यों बंद करें ये अपने छोटे कपड़े पहनना, और हमेशा लड़कियों को ही क्यों बोला जाता है। क्यों खुद को बदल ले, क्योंकि आप खुद की सोच नहीं बदल सकती, इसलिए सामने वाले को बदलने के लिए कहती रहती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगी, अपने आप को नहीं बदलेंगी, तो उल्टा बोलने वालों के ऐसे ही मुंह टूटेंगे, चाहे वो आपके घर के लोग ही क्यों ना हो। सिद्धार्थ ये बोलकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर चला जाता है और बाकी के भाई भी अपनी बीवी के साथ घर आ जाते हैं। और घर पर आते ही रीमा बोलती है, देख लिया, ये लोग नहीं बदलेंगे, इसलिए मैंने कहा था इनको छोटे कपड़े पहनने की आदत हटानी होगी। लेकिन माँ, किसी के लिए आप अपनी बहू को बदलने के लिए कहेंगी? आपने इनको इनके कपड़ों की वजह से नहीं अपनाया, ये आपकी सोच है। मैंने आज अपने बेटों को अपनी बीवी के लिए लड़ते हुए देखा, तो मुझे समझ आया ये तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। और फिर पांचों बहू बोलती हैं, क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये मेरी बहू, अब से तुमको मेरा भी साथ मिलेगा। मैंने तुमको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरी बहुएं छोटे कपड़े पहने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पांचों बोलती हैं, सच में माँ जी, लव यू सो मच। इतना बोलकर पांचों बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं। रीमा के बेटे ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन रीमा ने अपनी बहू को अपना लिया था, मगर मोहल्ले वाले ने अभी भी नहीं अपनाया। रीमा अपनी बहू से बोलती है, देखो बहू, मैं नहीं चाहती लोग ये बोलें सास तो ऊपर से लेकर नीचे तक साड़ी में लिपटी हुई है और बहुएं छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। तो फिर माँ जी, हम भी साड़ी पहन लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं है साड़ी पहनने में मम्मी जी। लेकिन मुझे दिक्कत है, बहुत गर्मी लगती है साड़ी में। तुम पांचों मुझे भी एक अच्छे से पार्लर में ले जाकर मेरा भी मेकअप करवा सकती हो क्या, जिससे मैं भी तुम्हारी तरह छोटे कपड़े पहन सकूं। और मेरा भी बहुत मन करता है ऐसे छोटे स्कर्ट पहनने का। सच में माँ जी, चलो ना, अभी चलते हैं। और फिर पांचों बहुएं अपनी सास के साथ पार्लर चली जाती हैं और वो सास का ऊपर से लेकर नीचे तक मेकओवर करवाती हैं। और फिर उसके बाद रीमा के साथ जाकर कुछ मॉडल और अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करती हैं। और फिर पांचों बहुएं अपनी सास के साथ घर आ रही होती हैं। मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर माला आते हुए उन्हें देख लेती है और बोलती है, ये लो, पांचों बहुएं कम थी क्या जो एक और नमूनी इनके साथ जुड़ गई। लेकिन ये है कौन? रीमा जैसे ही आंखों का चश्मा हटाती है, माला उसे पहचान जाती है और बोलती है, ये रीमा है। हे भगवान, ये तो अपने बहू को बदलने चली थी और खुद ही बदल गई, पर अच्छी लग रही है। इनको देखकर मुझे भी ऐसा बनने का मन कर रहा है। बहू के रंग में सास को बदला हुआ देखकर मोहल्ले वाले हैरान हो जाते हैं। पांचों बहू के छोटे कपड़े पहनने की वजह से लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे, लेकिन अब उनके पास सास का साथ था, जो हर कदम पर अपनी पांच छोटे कपड़े पहनने वाली बहुओं को हौसला देती थी। बहू और सास अपने इसी हौसले में हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। घने जंगल के किनारे रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। इस गांव में प्रमोद नाम का एक आदमी अपनी दो छोटी बच्चियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम शिल्पी और छोटी बेटी का नाम पलक था। प्रमोद खेतों में काम करता था। शिल्पी और पलक की माँ की मृत्यु कुछ सालों पहले ही हो गई थी। वो दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते थे और अक्सर अपनी माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। पलक अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती,
मुझे माँ की बहुत याद आती है। हाँ दीदी, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उन दोनों बच्चियों की ये बातें उनका पिता प्रमोद सुन रहा था। उसे अपनी बच्चियों के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दूसरी शादी कर लेता है। पलक और शिल्पी अपनी नई माँ को पाकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन उनकी सौतेली माँ साधना उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। साधना एक बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो किसी भी तरह दोनों बच्चियों से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो हर समय दोनों बच्चियों को परेशान करने के नए नए उपाय सोचा करती थी। वो रोज अपने पति से पलक और शिल्पी की शिकायतें करती थी, ताकि वो भी उन दोनों से नफरत करने लगे। ए जी, आपकी दोनों बच्चियां बहुत बिगड़ती जा रही है। दोनों की दोनों बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती है, और कुछ कहो तो दोनों उल्टा मुझे ही जवाब देने लगती है। मैं तो कहती हूँ एक बार आप उन्हें डांट लगाओ, तब जाकर सुधरेंगी वो दोनों। प्रमोद साधना की बात सुन तो लेता है, लेकिन वो शिल्पी और पलक को बिल्कुल नहीं डांटता और उन दोनों को बड़े ही प्यार से समझाता है कि वो अपनी माँ को परेशान ना करें। शिल्पी और पलक भी अपने पिता की बात को मानकर अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन वो तो किसी भी तरह बस उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया, लोग खाना खाने के मोहताज हो गए। ऐसे में सौतेली माँ शिल्पी और पलक से और ज्यादा चिढ़ने लगी। उन दोनों को खिलाना पिलाना उसे आफत लगने लगा। एक रात वो अपने पति से बोली, सुनिए ना जी, गांव में सूखा पड़ा है, 2 वक्त का खाना खाने को मोहताज हो गए हैं लोग। मुझे लगता है अब हमें शिल्पी और पलक को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो साधना? वो दोनों मेरी बच्ची हैं। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि उनकी खुशी के लिए ही मैंने तुमसे शादी की है। ठीक है, फिर रहो उन्हीं के साथ, मैं तो चली अपने मायके। रुक जाओ साधना, बात बात पर गुस्सा करने लगती हो। साधना, समझने की कोशिश करो, वो दोनों मेरी बच्चियां हैं। चलो अब सो जाओ और ऐसी फालतू की बातें मुझसे मत किया करो। प्रमोद ऐसा कहकर सो जाता है। प्रमोद के सो जाने के बाद साधना अपने मन में सोचती है, ये आदमी अपनी बच्चियों को अपने से दूर नहीं कर सकता। लगता है ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। दरवाजे के बाहर खड़ी शिल्पी अपनी माँ और पिता की सारी बातें सुन रही थी। उसे पता चल गया था कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। अगले दिन जब प्रमोद काम पर चला जाता है तो साधना दोनों बच्चियों से कहती है, सुनो शिल्पी और पलक, मेरे साथ लकड़ियाँ काटने चलो, अकेले ये काम मुझसे नहीं होगा। शिल्पी जल्दी से एक डब्बे में रखे कुछ कंचों को अपने जेब में रख लेती है। उसके बाद दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ जंगल चली जाती हैं। जंगल में साधना दोनों से कहती है, सुनो तुम दोनों, मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी जंगल की दूसरी छोर से लकड़ी काट कर लाती हूँ। ऐसा कहकर साधना वहाँ से चली गई। दोनों बच्चियों ने बहुत देर तक साधना का इंतजार किया, लेकिन साधना वापस नहीं लौटी। धीरे धीरे शाम होने लगी। दीदी देखो ना, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और माँ अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो डर मत पलक, माँ हमें लेने नहीं आएंगी। चल, मैं तुझे घर लेकर चलती हूँ। ऐसा कहकर शिल्पी पलक का हाथ पकड़ लेती है। जब वो जंगल की तरफ आ रहे थे तो शिल्पी ने रास्ते में अपने द्वारा लाए गए कंचे गिरा दिए थे। उन कंचों के सहारे शिल्पी पलक के साथ घर आ जाती है। उन्हें देखकर उनकी सौतीली माँ हैरान हो जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ देखो बच्चों, अपने पापा को कुछ मत बताना। लकड़ियाँ काट कर घर लाते लाते बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं लेने आई। शिल्पी तो समझदार थी, इसलिए वो अपनी सौतेली माँ की सारी चाल समझ गई। लेकिन नादान पलक ने अपनी सौतेली माँ की बातों को सच मान लिया। थोड़ी देर बाद उन दोनों के पिता आ गए। दोनों बच्चियों ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। अगले दिन साधना ने अपने मन में सोचा, इस तरह मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मैं एक बार और कोशिश करूंगी। ऐसा सोचकर साधना एक बार फिर दोनों बच्चियों को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। जल्दीबाजी में शिल्पी इस बार कंचे नहीं ले पाई थी, इसलिए उसने कुछ गेहूं के दाने अपनी पॉकेट में रख लिए। साधना ने एक बार फिर घने जंगल में दोनों बच्चियों को छोड़ दिया और खुद घर आ गई। दीदी आज फिर से माँ हमें छोड़कर चली गई। चलो ना, हम अभी ही घर चलते हैं। तो ठीक कह रही है पलक। दोनों बहनें वापस घर को आने का रास्ता ढूंढने लगती हैं, लेकिन इस बार शिल्पी ने जंगल आते समय जो गेहूं के दाने रास्ते में डाले थे
उन दानों को चिड़िया चुग गई, जिस कारण वो दोनों बहनें रास्ता भटक गईं। धीरे धीरे रात होने लगी। क्या हुआ दीदी, हम कब से चल रहे हैं, अभी तक हमारा घर क्यों नहीं आया? पलक, हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने आधे समय जो गेहूँ रास्ते में डाले थे वो रास्ते में है ही नहीं। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। अब हमें जंगली जानवर खा लेंगे दीदी। हमसे गलती हो गई। हमें पिताजी को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था कि माँ हमारे साथ धोखा कर रही है। दोनों बहनें काफी देर तक इधर उधर घूमती रहती हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा चॉकलेट डोनट का घर दिखाई देता है। दीदी वो देखो, कितना बड़ा डोनट है। चलो ना उसके पास चलते हैं, वहाँ हमें जरूर मदद मिलेगी। दोनों बहनें इतने बड़े डोनट के घर को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उस घर के अंदर चली जाती हैं। घर के अंदर बहुत सारे चॉकलेटी डोनट रखे हुए थे, जिसे उठाकर दोनों बहनें जल्दी जल्दी खाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। तभी उनके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की आ जाती है। उस लड़की को देखकर दोनों बहनें डर जाती हैं। पलक कहती है, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था ये घर आपका है, लेकिन हमें बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए हम यहाँ आकर डोनट खाने लगे। अरे तुम दोनों डर क्यों रही हो? तुम्हें जितना डोनट खाना है तुम खा सकती हो। ये डोनट का इतना बड़ा घर मैंने तुम दोनों जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। उस लड़की की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और पेट भर डोनट खाने के बाद उस लड़की से कहती है, दीदी आप बहुत अच्छी हो, प्लीज हमें हमारे घर पहुँचा दो, हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं। पलक की ये बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वो लड़की एक चुड़ैल थी, जिसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए इतना बड़ा डोनट का घर बना रखा था। अब मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मैं तुम दोनों का बहुत स्वादिष्ट सूप बनाकर पीऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पलक को एक पिंजरे में बंद कर देती है और कहती है, तुझे मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि तू अभी कमजोर और छोटी लग रही है, लेकिन तेरी बहन में से मुझे अच्छा खासा मीट मिल जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल एक बहुत बड़े पतीले में पानी गर्म करने लगती है, ताकि वो शिल्पी को उसमें डालकर उसका सूप बना सके। तभी शिल्पी को एक आइडिया आता है। ये चुड़ैल बिल्कुल गर्म पानी के पतीले के बगल में खड़ी है। अगर मैं इसको गर्म पानी में धक्का दे दूं तो ये मर जाएगी और फिर हम दोनों बहनें सुरक्षित हो जाएंगे। अपनी सोच अनुसार शिल्पी पूरी ताकत से उस चुड़ैल को धक्का देती है। उस चुड़ैल का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा गर्म पानी के पतीले में जाकर गिर जाती है। अरे लड़की, तूने ये ठीक नहीं किया, तूने मुझे गर्म पानी में डाल दिया। धीरे धीरे गर्म पानी में चुड़ैल जलने लगती है। तड़पते तड़पते उसकी मृत्यु हो जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद शिल्पी अपनी बहन पलक को आजाद कर देती है। आप ठीक तो हो ना दीदी? मैं तो डर ही गई थी, लेकिन आपने बहुत बहादुरी से मुझे और अपने आप को बचा लिया। वो दोनों इस तरह बात कर ही रही होती हैं कि तभी जादुई डोनट के घर से आवाज आती है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मुझे इस चुड़ैल से आजाद कर दिया। आज के बाद तुम दोनों ही मेरी आका हो। तुम दोनों जो कहोगी मैं वही करूँगी। तुम बोल सकती हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई डोनट की घर हूँ। तुम्हें मुझसे जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर में ही रहना होगा। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें अपने पापा के पास जाना है। हम अपने पापा के साथ रहेंगे और इस बार उनको माँ की सारी सच्चाई बता देंगे। शिल्पी और पलक जादुई डोनट घर से गुहार करने लगती हैं। जादुई डोनट के घर को उन दोनों बच्चियों पर दया आ जाती है और वो कहती है, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ दूंगी और साथ में तुम ढेर सारे सोने के डोनट भी लेती जाओ। इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। जादुई डोनट की घर वहाँ पर ढेर सारा सोने का डोनट प्रकट कर देती है। पलक और शिल्पी उन सभी सोने के डोनट को उठा लेती हैं और एकदम से जादू होता है और वो सीधा अपने घर के बाहर पहुँच जाती हैं, जहाँ उनके पिता सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। वो जैसे ही अपनी दोनों बच्चियों को देखता है, भागता हुआ आता है और उन्हें गले से लगा लेता है। तुम दोनों वापस आ गई। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई। तुम्हारी सौतेली माँ पर मुझे पहले ही शक हो गया था। जब तुम दोनों कल रात घर नहीं आई तो मैंने साधना को डरा धमकाकर उससे सारी सच्चाई जानी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पापा आप परेशान मत होइए, अब हम वापस आ गए हैं ना, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह अब वो लोग खुशी से रहने लगते हैं।
उनके पास जो सोने का डोनट था उसे बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो जाती है और वो पूरा परिवार अब अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं।